ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगुलर जगह खाली बन गई, राइट। अगर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक और बॉल को रख दिया, एक और स्फीयर को रख दिया, तो अब क्या होगा, ये ट्राइंगल कवर तो हो गया, बट बीच का स्पेस अभी भी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, क्योंकि बीच में डिप्रेशन तो बनाई। एक आपने अगर इसके पीछे भी एक बॉल रख दी तो भी वो डिप्रेशन मेंटेन रहा। तो दोस्तों ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, एक ट्राइंगल, उसके बाद में इस तरह का डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली कैसे बनेगा, पिरामिड कैसे बन जाएगा, जैसे इजिप्ट में पिरामिड दिखाते हैं ना, जो ऊपर ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, और ऐसे एक मानो वही सेम पिरामिड जो अंदर भी वैसे ही है। तो ये हमारे कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो होगा हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके अलावा दोस्तों एक और वॉइड्स होते हैं हमारे, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो कैसे बनते हैं वो भी अभी बता देता हूँ मैं आपको। उसमें ये मानो कि आपने ये था, ओके, ये तीन थे, बीच में ये ट्राइंगल जगह खाली बन गई, आपने क्या किया, उसका तीन और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे रख दिए, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली अभी क्या होगा, अभी ट्राइंगुलर ना होकर थोड़ी सी शेप और चेंज हो गई, बट ये स्पेस अभी भी खाली बचा। तो यहाँ पे जो वर्ड बना उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये दो सिर्फ पॉइंट है। कोई भी आपको ये चीज आप याद रखो, कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। आपको पूछा क्या जाएगा, या फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूं, तो मैंने बताया इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हुए, 4। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ये जस्ट डबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, मतलब 2 into n होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने होंगे, 8। या फिर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे आपके, 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, वो 2 के 2 ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके वॉइड्स के बारे में। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा एक उन्होंने सॉल्व एग्जांपल दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि एक हमारा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि फेस सेंटर क्यूबिक में क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, और उसमें जो बी है, बी ऑक्यूपाई कर रहा है, बी जो है वो फॉर्म कर रहा है आपका एफसीसी। जितने भी बी एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। और जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मैं लिख देता हूं, ए ऑक्यूपाइंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो उन्होंने सिंपल से पूछा है कि उस जो हमारा ये सॉलिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते थे, देखो पहली बात एफसीसी में, ठीक, तो एफसीसी में हमें यहाँ पे कुछ उसकी भी कोई जरूरत नहीं है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल के जस्ट डबल होते हैं। तो हम रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 20:1 का अगर मैंने रेशियो ले लिया, तो अगर एज्यूम करो कि मेरा V1 है, तो A कितना होगा, इसका जस्ट डबल होगा, राइट। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं, इसका जो भी होगा आपके किसी भी फॉर्म में होंगे उसके जस्ट डबल होंगे। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे 2 होंगे, और A उसका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3, राइट। तो हमारा 20:1 का दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा, 20:2 का रेशियो आ जाएगा 1:4/3। या फिर से मैं 20:1 का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका 3:4, विच मीन्स आपका B3A4। यही है आपके सॉलिड का फॉर्मूला जो कि इसमें फॉर्म हो रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में एक सॉलिड एग्जांपल है, तो आप वहां पे जाके इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, वरना तो शायद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमने क्या कर लिया, हमने अपने वर्ड भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारे रह जाते हैं ये 2 टॉपिक्स, जो कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो दोस्तों अब तक हमने टाइप ऑफ वर्ड्स तक पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इम्परफेक्शन सॉलिड्स की। तो दोस्तों नेचर में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात सॉलिड्स की करें या क्रिस्टल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड्स की। तो जो सॉलिड्स के डिफेक्ट्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 कौन कौन से वो डिफेक्ट हैं देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट डिफेक्ट है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है दोस्तों वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। एंड जो एक और है वो है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 डिफेक्ट हो गए दोस्तों जो हम भी पढ़ने वाले हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फर्स्ट बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्रिक को फर्दर डिवाइड किया गया वैकेंसी डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल
टीशियल डिफेक्ट। तो दोस्तों पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का वो मेंटेन रहे। जैसे कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना कि इतना हाइड्रोजन होना चाहिए तो दूसरी साइड पे भी उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, वही स्टोइकियोमेट्री है। तो अगर ऐसे डिफेक्ट जो कभी स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड को डिस्टर्ब ना करें तो वो कहलाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उसमें हमारे पास दो डिफेक्ट है, पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। अब दोस्तों वैकेंसी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से हट जाएगा। अपनी जगह से अगर वो निकल गया तो वहां पे उसकी जगह खाली हो गई, तो वो हो गई हमारी वैकेंसी डिफेक्ट। वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन अपनी जगह से हट जाएगा, तो वो हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि अपनी प्लेस की जगह वो किसी बीच की साइड पे आ गया जहां पे उसको नहीं आना था। तो बेसिकली क्या हुआ, क्रिस्टल जो यूनिफॉर्म था वैसा यूनिफॉर्म तो बचा नहीं, डिफेक्ट आ गया उसमें, बट स्टोइकियोमेट्री सेम की सेम रही। तो ये दोनों है, जो वैकेंसी है और इंटरस्टिशियल है, ये दोनों के दोनों कौन शो करते हैं दोस्तों, ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। ओके कौन से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है, फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, AgBr है, AgCl है, वो कैसे डिफेक्ट शो करते हैं, तो उनके दो डिफेक्ट हैं दोस्तों। पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मैं यहाँ से बताता हूँ। हाँ, तो फ्रैंकल डिफेक्ट दोस्तों हमारा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट में उससे क्या होता है कि जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हमारे ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे AgBr ही है, तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों आपका कि जो आपका Ag है जैसे वो अगर हट गया, अपनी जगह से हट गया, किसी इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, तो बेसिकली क्या क्रिएट हुआ, Ag की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई अपनी साइड पे और वो दूसरी जगह चला गया तो इंटरस्टिशियल आ गया। तो बेसिकली ये दोनों डिफेक्ट हो गए, इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। अब ऐसे सॉलिड्स में दोस्तों क्या होगा, या फिर ऐसे डिफेक्ट के केसेस में क्या होगा कि आपकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि Ag अगर अपनी प्लेस से हटा भी तो है तो वो सेम के सेम क्रिस्टल में, राइट। तो ना आपकी कोई डेंसिटी पे फर्क आया, ना ही स्टोइकियोमेट्री पे। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट दोस्तों क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वो है आपका NaCl और AgBr दोस्तों दोनों में कॉमन है। तो कभी एग्जाम से ये भी पूछ लेते हैं कि विच सॉलिड शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, तो वो है आपका AgBr। अब देखो उसमें दोस्तों क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl को ले लेते तो NaCl अगर एक सोडियम हटा अपने प्लेस से तो वैकेंसी क्रिएट हुई। अब क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो एक Cl को भी हटना पड़ेगा। अगर दूसरा Cl नहीं हटता है तो हमारा स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस आपके क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा इस केस में, अगर एक भी आयन हटा तो उसके अपोजिट आयन को वहां से हटना पड़ेगा, और वो हटना पड़ेगा तो दोस्तों डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा डिफरेंस क्या दोनों में कि फ्रैंकल में डेंसिटी हमारी सेम थी पर शॉर्ट की में क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। तो ये दोनों है, इसको बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार फिर भी और अच्छे से पढ़ लेना बुक से। अब बात करते हैं दोस्तों इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो जब भी कभी NaCl सॉलिड NaCl जो है मोल्टल फॉर्म से बन रहा होगा और वहां पे कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम Si डबल पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आके लग जाएगा क्रिस्टल में। थर्ड आया दोस्तों हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्री। नॉन स्टोइकियोमेट्री के दो पार्ट है, एक तो है आपका मेटल एक्सिस और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो पहले मेटल एक्सिस की मैं दोस्तों बात करता हूँ। तो आप एज्यूम करो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ही लेते हैं NaCl को। अगर हम NaCl को हीट करें एक सोडियम के एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पे सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे आप NaCl को हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, जो सोडियम पहले से एयर में है वो NaCl का जो क्रिस्टल है उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। जब सोडियम ने उसके ऊपर आगे लेयर बना ली तो क्या होगा, सोडियम होगा उस टाइम पे Na के फॉर्म में, और जो क्रिस्टल है उसमें हमारा Cl भी होगा, तो Cl माइनस के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली क्या करेगा, वो Cl जो नीचे से ऊपर आएगा जहां पे Na आके डिपॉजिट हुआ है बेबी, और वो सोडियम से बॉन्ड बना लेगा। जैसे सोडियम से बॉन्ड बनाएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा वहां से, और वो क्या करेगा कि वहां से अब दोस्तों से बेसिकली क्या हुआ हमारा इस केस में कि सोडियम आपके बढ़ गए जो क्रिस्टल में पहले नहीं थे वो और आ गए, और एक जो हमारा Cl था जो कि कहीं नीचे से ऊपर आया था, जो कि जैसे कहीं नीचे बाउंड था और वो सोडियम से बाइंड करने के लिए ऊपर आ गए, तो यहाँ पे इसका जो है Cl की स्पेस खाली हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और जब हमारा इससे बॉन्ड बनाने के Na किसमें कन्वर्ट हुआ था, Na पॉजिटिव में, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, उस Cl की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, F सेंटर्स या फिर फॉर्बन सेंटर्स। तो ये दोनों
एक ही नाम है, तो ये होगा एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी क्रिस्टल्स पे थोड़ा थोड़ा कलर की जैसा भी दिखाई देता है, तो वो सब होता है एफ सेंटर्स की वजह से। तो दोस्तों ये हमारा एक मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ। दूसरा मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ कि आप फॉर एग्जांपल एक्सिस आपके पास जिंक ऑक्साइड है, उसको आप हीट कर दो तो क्या होगा, जिंक डबल पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन जो है एज ए गैस इवॉल्व हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ दोस्तों, अभी सर जिंक और ऑक्सीजन का नंबर बराबर था, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो उड़ के चला गया, जिंक रह गया वहां पे, तो ये भी क्या हुआ, किसका एक्सेस हुआ, मेटल का, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो हमने दोनों मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर दिया। मेटल डेफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है Fu, आयरन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं। तो दोस्तों आयरन क्या होता है, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक हमारा होता है फेरिक, एक होता है हमारा ये फेरस और एक होता है हमारा फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव। ओके, तो अब दोस्तों क्या होगा, अगर ये Fe डबल पॉजिटिव होगा तो सही है, O पे भी हमारा डबल माइनस चार्ज होता है, आराम से दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1:1। लेकिन अगर Fe ट्रिपल पॉजिटिव आ गया इसको हटा के, तो यहाँ पे ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, विच मीन्स ये अगर मैं ये वाला जो Fe है वो इन दोनों फॉर्म में कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो ये जो है ये कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका ये 2 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, जो मेटल वाला पार्ट है वो रेशियो वाइज देखें तो जो दूसरे काउंटर पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज आया है उससे कम रहेगा, तो ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो दोस्तों बस नई सारी डिफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे बात क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो इम्परफेक्शंस इंसोलेट कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, तो हमें पता है कि कुछ हमारे मेटल सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट मैंने बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। तो इन्हीं सब की बात करते हैं कि हमारे सॉलिड्स कैसे कैसे होते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो दोस्तों 3 तरह के हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले होता है कंडक्टिविटी, या फिर जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। दूसरे कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, जो कभी कंडक्ट करेंगे नहीं, जिनकी कंडक्टिविटी 0 है, तो वो गए कंडक्टर। तो हमारे पास इंसुलेटर हुए, हमारे पास हुए कंडक्टर्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं, बट उनके कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयनाइजेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला Fe फॉर एग्जांपल 3+ मान लो, मतलब इसने आयरन ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे वैलेंस शेल में, राइट। सबको पता है कि बाहर वाले होते हैं वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको वैलेंस शेल की जगह वैलेंस बैंड बोल दिया, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, उसके अलावा अगर ये कंपाउंड को या फिर ये एलिमेंट को या इस मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, सिंपली एक हायर एनर्जी का बैंड है। तो ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो मेटल्स के केस में या फिर कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो दोस्तों इनको कोई भी अब एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में। तो इसका मतलब ये कंडक्टर है, बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया फिर कंडक्टर की बात। अगर हम दोस्तों बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में क्या होता है, ये हमारा फिर से वही मानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो, ये कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे। जब कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, विच मींस ये हो गया इंसुलेटर। अब दोस्तों हमारे सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो बेसिकली अगर कभी भी इसको थोड़ी भी एनर्जी मिली, थोड़ा सा भी हीट मिल गया या टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके ऊपर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो ये होगा हमारे सेमीकंडक्टर्स। अब एग्जांपल देखिए तो कंडक्टर के एग्जांपल हो गए सारे के सारे मेटल, आयरन, सिल्वर, निकल, जिंक। उसके अलावा नॉन मेटल इंसुलेटर्स के एग्जांपल हो गया अपना डायमंड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये दोनों आज के दोस्तों टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे सेलफोन्स हैं या फिर जितने भी स्क्रीन है बेसिकली उनमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी पीसीज हैं सब में डायोड के फॉर्म में, तो ये वो सब उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने यूज के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होता क्या है, तो ये हमें पता है जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो अब एक एलिमेंट के पास में
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है। तो दोस्तों हमें ये पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऐसे रोटेट करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है जब इधर से इधर, तो क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सिमिलरली क्या करता है दोस्तों, खुद अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे अर्थ की जैसे हुआ, जैसे अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट हो जाता है, रिवॉल्व करती है तो हमारे ईयर और वेदर चेंज हो जाता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, तो जब ये खुद से आपका रोटेट कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और जब ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे सॉलिड्स की, वो उसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सबको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक दोस्तों, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पेयर में नहीं आएंगे। इसके एग्जांपल दोस्तों हमारे क्या है, O2, उसके अलावा हमारा हो गया कॉपर डबल पॉजिटिव, एंड और भी कुछ सारे एग्जांपल है। अब आप सोचोगे कि O2 में तो कितना, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए। 16 को कभी अगर करोगे भी तो सब तो पेयर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 11 में आप जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खोलो चैप्टर 4 की, और वहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखो जो कुछ इस तरह के बने होते थे, अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो। और उसमें जब आप जाके ऑक्सीजन देखोगे तो जो O2 मॉलिक्यूल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से आ रहे होंगे अनपेयर्ड फॉर्म में। तो इसलिए हमारा जो O2 है वो है पैरामैग्नेटिक। अब दोस्तों पैरामैग्नेटिक की बात क्या होती है कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। इनको क्या करते हैं, जो मैग्नेट है वो बहुत वीकली अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ओके, और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक दोस्तों। दूसरे कौन से होते हैं हमारे, डायामैग्नेटिक। ये जैसे उसके अपोजिट होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा इसमें जो कोई भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये रिपेल करेंगे, और ये बहुत ही पहले तो मैग्नेटाइज होंगे ही नहीं ऑलमोस्ट, और हो भी जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, वरना हमेशा ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। उसका एग्जांपल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, NaCl। ओके, या फिर वाटर, वाटर भी एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो हमने पहले बात क्या पढ़ी, पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक। अब तीसरा जो है वो है हमारा दोस्तों फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये है ऐसे एलिमेंट जो कि ट्रूली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसका पहले इसमें क्या करता है दोस्तों कि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब भी कभी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है एकदम से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक के लिए रिटेन कर पाते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स है, उनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल आप लिख लो आयरन। और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। अब इनके उल्टे दोस्तों क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारे डोमेन्स है ये एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं। मतलब एक अगर ऐसा है स्पिन तो दूसरे का ऐसा होगा, तीसरे का ऐसा है तो चौथे का उसके अपोजिट है। तो बेसिकली ये क्या होगा, सबका इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कुछ भी आपका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे, और इनका एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। तो हमने कितने पढ़िए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और पांचवा है हमारा दोस्तों फेरीमैग्नेटिक। फेरी, FE डबल आ रहा है, फेरीमैग्नेटिक। तो दोस्तों जो फेरीमैग्नेटिक है उनका क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि इनमें जो डोमेन्स हैं वो एंटी पैरेलल तो होते हैं, बट नंबर उनका इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर दो ऐसे हैं तो एक ऐसा होगा, तो अगर मान लो एक कैंसिल भी हो गया तो भी उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचेगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और अगर आप इनको हीट कर दो तो ये पैरामैग्नेटिक के जैसे बन जाते हैं। ओके, तो जो फेरीमैग्नेटिक है वो कैसा बन गया हमारा, पैरामैग्नेटिक। हीट करने के बाद अदरवाइज ये क्या करेगा कि थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, बट वीकली मैग्नेटाइज होगा। इसका एग्जांपल जो है हमारी वो है आयरन की ओर मैग्नेटाइट, Fe3O4। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात खत्म। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए,
और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जिन लोगों की समझ में चैप्टर 1 नहीं आया, सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आया, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो भी अपने एग्जाम्स को अच्छे से करें। साथ साथ दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो या आपके कुछ और भी क्वेश्चन है और चैप्टर से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आपके कुछ और सजेशन है मेरे लिए या मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं हर चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करूं और इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप कि मेरा ये वीडियो देखा, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। आगे भी आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।